अब देखिए आज और एग्जाम में है बहुत कम टाइम, तो जो आपने यूपीएससी के लिए पढ़ा है वही इंफॉर्मेशन आपकी यूज होनी है यहाँ पर। तो ओके, तो वही इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर यूज होनी है। ज्यादा आप देखिए, मैं कुछ भी ऐसा कि बहुत कुछ नया हो जाएगा तो नया नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसे अब ये बोल रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का, हम देखिए कहीं से तो स्टार्ट होगा, तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम जाते हैं पहले 2014 के क्वेश्चन पर। आप लोगों को दिख रहा है, मतलब फॉन्ट ठीक है? ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट। अब देखिए कुछ ऐसा है, जैसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है शेड्यूल 7 वो बताता है कि पार्लियामेंट की कुछ पावर है, स्टेट की कुछ पावर है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे दोनों, या तो पार्लियामेंट भी और स्टेट भी दोनों लॉ बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें आप, जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है हम वो देखेंगे। जैसे यहाँ बताया है कि इफ आरएस राज्यसभा ऑथोराइजेस द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, if a dispute arises between the states and to implement an international treaty। तो बेसिकली अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है तो हमें इसके हिसाब से देखना है। यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये तीन सही है, हमें ये भी देखना है कि बाकी और कौन सी कंडीशन होती है जो आपको ये बताती है कि किस कंडीशन में आपका पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। तो सबसे पहले जो है वो है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 बताता है कि अगर राज्यसभा ऑथराइज करे पार्लियामेंट को टू मेक ए लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पूरा स्टेटमेंट नहीं है, अगर नेशनल इंटरेस्ट में। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑथराइज जो करती है राज्यसभा, वो किस मेजोरिटी से उसको पास करती है। तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर इतने मेंबर पास कर देते हैं तो वो पार्लियामेंट को पावर दे देता है कि आप स्टेट लिस्ट पर आप कानून बना सकते हैं। पहला 249। दूसरा आपका 250, आर्टिकल 249। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे जैसे कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट अगर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेट लिस्ट पर कानून बनाइए, तो पार्लियामेंट बना सकती है। तीसरी कंडीशन जैसे कि यहां पर है कि टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी। अब जैसे कि तीसरा एग्रीमेंट था, तो तीसरा एग्रीमेंट के लिए अगर कुछ पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाना पड़े तो वो बना सकती है बिना स्टेट की परमिशन के भी, इंटरनेशनल ट्रीटी। तीसरा होता है जैसे कि आपका प्रेसिडेंट रूल है, और फिर आपका नेशनल इमरजेंसी, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये 5 कंडीशन होती है आर्टिकल 249, 250, 252, 253 एंड 356। ये 5 कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट ऑथराइज करती है, मतलब कि आप स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसमें पहला सही, दूसरा सही, तीसरा और चौथा, तीसरा गलत है आपका ये, और फोर्थ आपका इसमें डी आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमने 2014 से हम चले हैं, तो हम अब जैसे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये है हायर जुडिशरी के बारे में। अब हमें सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देखना है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट वो किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उस पर तो बिल्कुल पाबंदी होती है कि वो आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज पर क्या पाबंदी होती है, क्या प्रोहिबिशन है कि वो
आपका किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज है, वो आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो चाहे तो ही कैन प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर हाई कोर्ट जिसमें वो कभी जज नहीं रहा हो। हाई कोर्ट के केस में क्या है, वो प्रैक्टिस कर सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में गलत स्टेटमेंट। वो प्रैक्टिस कर सकता है सिर्फ हाई कोर्ट में, गलत। वो ऑल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, गलत। वो सिर्फ और सिर्फ उन हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है जिसमें वो कभी जज नहीं रहा है। एक दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। तो अब हमने यहां इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कई सारे फैक्ट देखे। पहला, सुप्रीम कोर्ट का जज कहां पर प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा, आपका हाई कोर्ट का जज आफ्टर रिटायरमेंट कहां पर प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा इसमें, a judge of high court after retirement can practice only in high courts where he was never a judge। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है a judge of supreme court after retirement can practice only in supreme court, only in supreme court, गलत। सुप्रीम कोर्ट का तो कर ही नहीं सकता, पहला स्टेटमेंट गलत। a judge of high court after retirement can practice only in supreme court, अगर होता कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, यस कर सकता है, लेकिन ओनली इन सुप्रीम कोर्ट लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज आपका हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी वो जिसमें ये जज नहीं रहा है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट, जज ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस ओनली इन हाई कोर्ट वेयर ही वाज नेवर ए जज। ए जज ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट वेयर ही वाज नेवर ए जज। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां लिखा है ओनली इन हाई कोर्ट्स वेयर ही वाज नेवर ए जज, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है ना प्रैक्टिस, तो इसलिए हमारा जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा टी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे अभी हमने, अब कैसे प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस होता है, अब से पहले हमने देखा कि 5 कंडीशन होती है जिसमें पार्लियामेंट को ऑथराइज किया जाता है टू मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। अब उसमें से एक कंडीशन क्या थी कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अब इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए मैंने बताया इसमें स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत है नहीं है, स्टेट की परमिशन नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन ज्यादा बेहतर है, जैसे कि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला सिस्टम है, तो उसमें ज्यादा बेहतर है कि फ्रिक्शन ना क्रिएट हो। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल 30 तक का ही मैंने पहले एग्जांपल दिया, अब ज्यादा बेहतर है उस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर। लेकिन अगर ऐसा सोचे कि उसकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो गलत है। उसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। ये एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है कि हाँ, हम डिसीजन लेंगे, यूनियन डिसीजन ले रही है, लेकिन वो स्टेट को भी अपने साथ में लेकर चल रही है। ठीक है, तो इसका भी हमारा हो जाएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, गलत। विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, गलत। विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न्ड, गलत। विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी पेपर में मतलब 2014 में यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है, लेकिन वहां थोड़ा सा दूसरा ट्रिक करके पूछा था, यहां दूसरी तरह से पूछा है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए। अब देखिए मेरा यहाँ पर मकसद खड़े होने का ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है और मैं खत्म करके चला जाऊं। मेरा यह है कि इन क्वेश्चन के द्वारा मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उससे बेहतर तरीके से टैकल कर पाए, बेहतर तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे विच ऑफ द, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। उसके लिए मेजोरिटी की क्या जरूरत होती है, कौन सी मेजोरिटी होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, किस तरह से उसको रिमूव किया जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है,
क्या ये किसी एक्ट के हिसाब से है? तो जो एक्चुअल रिमूवल है, एक्ट देखिए, उसको रिमूव करने के लिए या उसको इम्पीच करने के लिए जो प्रोसीजर है वो, मतलब वो जो बताया गया है वो है आर्टिकल 124(7) क्लॉज 7। लेकिन जो कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसीजर है कि किस तरह से उसको निकाला जाएगा, किस तरह से उसको इम्पीच किया जाएगा, तो ये है जजेस आर्टिकल 120 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल अब कंप्लीटली कैसे होगा, वो प्रोसेस है जजेस इंक्वायरी एक्ट। अब ये आप देखना 1967 है या 68 है, तो ये डैश, ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट बताता है कि किस तरह से निकलेगा। अब इसके लिए किसी भी हाउस में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए जो मोशन और जो रेजोल्यूशन होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में होगा तो उसको कितने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा में होगा तो कितने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है तो वो उसका कैसा है, यहाँ पे भी कंफ्यूज किया जा सकता है आपको ऐसे घुमाकर कि सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई अलग नहीं है, ही इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज सेम है, सेम तरह से उनको निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, उसी तरह से चीफ जस्टिस को ये आर्टिकल है 124/7 और जजेस इंक्वायरी एक्ट इसके तहत। तो उसको रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में। जब वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपके लिए फिर एक इंक्वायरी कमेटी होती है। अगर उस इंक्वायरी कमेटी ने भी ये फाइंड कर लिया कि आपका जो रिमूवल होगा, एक क्वेश्चन किस चीज पे बनता है, रिमूवल का क्राइटेरिया क्या होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। अगर ये दोनों चीजें प्रूव, इनमें से कोई सी भी चीज प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी ये पाया जाता है तो आपका फिर फर्दर होगा और हाउस को फिर 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग एंड एब्सोल्युटली मेजोरिटी, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए रेजोल्यूशन पास होगा। अल्टीमेटली रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यह है। अब सेम प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट के जज के लिए, सेम प्रोसीजर होता है कैग के लिए, और सेम प्रोसीजर होता है जैसे यहां पर है एसईसी यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए। चाहे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके लिए सेम प्रोसीजर है। सीबीसी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके लिए इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं है। तो सेम जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह कौन है, आपका हाई कोर्ट का जज है, कैग है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको सेम तरीके से रिमूव किया जाता है। तो आंसर होगा इसका बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया मूव। अब बेसिक सी चीज है, पहले पहले हमें मोशन ही पता होना चाहिए, मोशन कितने तरह के हैं, कौन कौन से मोशन है, कौन ओपोजिशन लेकर आ सकता है, कौन आपका मतलब जो गवर्नमेंट है वो लेकर आ सकती है। तो ये इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और खास करके ये जो मोशन है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन, इसमें बहुत कंफ्यूज किया जाता है। इसमें क्या कंफ्यूज किया जाता है कि किस में रीजन स्टेट करना जरूरी है और किस में नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपका जो रीजन होता है वो आपका बताना जरूरी नहीं है, सेंसर मोशन में बताना जरूरी है। एक ये पूछा जाता है कि अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। सिमिलरली सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा क्या, तो सेंसर मोशन में नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर आएगा, नो कॉन्फिडेंस अपने आप में नाम बता रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं रहा,
सरकार में, सरकार की नीतियों में, सरकार की पॉलिसी में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उसके खिलाफ जो ऑपोजिशन है वो लेकर आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट की बात होती है। दूसरा सेंश्योर मोशन, एडजस्टमेंट मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए जैसे यहाँ है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके ऑपोजिशन में कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, कॉन्फिडेंस मोशन। तो कॉन्फिडेंस कौन दिखाएगा भाई, नो कॉन्फिडेंस तो ऑपोजिशन दिखाएगी, और कॉन्फिडेंस दिखाएगा सरकार कि नहीं। अभी जैसे आपने देखा हो, जब अभी दिल्ली में हो रहा था इशू, तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने अरेस्ट होने से पहले असेंबली में कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था। और इसका बेसिकली एक सिस्टम होता है कि अगर कॉन्फिडेंस मोशन कुछ है तो ये 6 महीने तक दोबारा से आप उसके खिलाफ नहीं लेकर आ सकते। तो आप इस तरह से ये चीज आपकी हो गई। तो आपका कॉन्फिडेंस मोशन, आपका यहाँ पर आंसर है कॉन्फिडेंस मोशन। एडजस्टमेंट मोशन होता है आपकी अटेंशन को लाने के लिए, जो मिनिस्टर है उसको किसी इंपॉर्टेंट इसके लिए, और सारे जो काम है उस टाइम के वो बंद हो जाते हैं, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसी पे सारी बात फिर होती है। ठीक है, आपका तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों, देखो फिर वही बात, कोशिश ये करनी है हमें जो है ना, सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका यहाँ क्या ऑप्शन है, हमें देखना है कि इस ऑप्शन से क्या और क्वेश्चन बन सकता है। तो आप खास करके कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसुअल मोशन के बीच का डिफरेंस जरूर देखें आप लोग। और एक चीज मैं जो यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, एक होता है कट मोशन। कट मोशन जो होता है बेसिकली वो लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है, अगर कोई भी डिमांड है, जो ग्रांट होती है, डिमांड होती है, उस पे नो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, उससे आपत्ति जताने के लिए, उसको मतलब उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या अपना कुछ जो कहते हैं ना आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो मोशन होते हैं, जैसे कट मोशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। स्पेशल पावर वेस्टेड इन लोकसभा मेंबर्स टू अपोज डिमांड एंड बीइंग डिस्कस फॉर स्पेसिफिक एलोकेशन। बेसिकली वही है फाइनेंस बिल में जो डिमांड की बात की गई है, तो जो दूसरे मेंबर हैं लोकसभा में वो इसके खिलाफ अगर कुछ आपत्ति करना चाह रहे हैं तो वो लेकर आएंगे आपका कट मोशन। ये 3 टाइप से है, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट। पॉलिसी कट में यह है कि आप उस पॉलिसी को बिल्कुल चाहते ही नहीं है, ऑपोजिशन जो है ना ये चाहती है कि ये पॉलिसी रहे ही ना, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए डिमांड कहते हैं कि भाई इसका जो अमाउंट है ना वो रिड्यूस हो जाए 1 बाय, मतलब टोटल जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए ₹1। इसका मतलब है कि अब वो पॉलिसी है ही नहीं, मतलब टोटल आपने जो ना उस पॉलिसी में आपने कुछ यकीन रखा ही नहीं, उस पॉलिसी को आपने खत्म करने की बात की है। दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी में यह है आपको जो ना बस एक दिखाना है कि हाँ आप ये कुछ काम कर रहे हैं बेसिकली ऑपोजिशन को, और ये कहना कि भाई थोड़ा सा इसमें कम कर लीजिए, वो है ना, सिर्फ ये दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, ऑपोजिशन भी काम कर रही है, और उसके लिए है इकोनॉमी कट। तो उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ द डिमांड रिड्यूस बाय सम स्पेसिफाइड अमाउंट, और मतलब स्पेसिफाइड मतलब इसमें जो इसमें बोल रहा था सिर्फ काम करने का, वो है टोकन कट। टोकन कट में क्या है, ₹100 काट दिए जाएंगे, भाई हम आपके ₹100 काट रहे हैं, इसमें जो आपकी डिमांड है उसमें ₹100 काट दिए जाएंगे। इस तरह से तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसुअर मोशन, एडजस्टमेंट मोशन, कॉन्फिडेंस एंड आपका कट मोशन। कट मोशन में भी आपका चाहे तो पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट, इनको आपको देखना है, थोड़ा डिटेल में देखिएगा। ठीक है, एक 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 इस पे ही आगे आ जाता है क्वेश्चन कि आपका जो मोशन या रेजोल्यूशन जो होते हैं, या फिर क्वेश्चंस के बारे में, आपका स्टार्ट क्वेश्चन है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, आपका किस पे सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस पे सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, किस पे ओरल आंसर होता है, किस पे रिटन आंसर होता है। अब एक चीज याद रखिए, जिसका रिटन है उस पे सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि रिटन ऐसा तो है नहीं वही मिनिस्टर लिख कर देगा आपको, इट विल टेक सम टाइम, पूरा फॉर्मल प्रोसीजर होती है। लेकिन जो ओरल है, तो जब आपको किसी ने सामने जवाब दिया तो आप वहीं के वहीं दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उसका इस तरह से है, जहां रिटन होगा वह सब्सिक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, और जहां रिटन होगा, जहां ओरल होगा वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है,
अगर आवाज ठीक आ रही है, कुछ आपको ठीक लग रहा है कि द प्रोसेस इज गोइंग वेल फाइन, कुछ भी जो भी आप कहें, तो प्लीज इसको मतलब शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें कुछ। ठीक है, ग्रुप में भी कीजिए अगर कोई जुड़े कुछ। तो आप, मैं फिर मतलब वही, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप, लेकिन बेफिक्र रहिए, आपको जो मतलब कोशिश करूंगा बताने की, वो अपनी साइड से तो पूरी ही कोशिश करूंगा और कर भी रहा हूँ, मतलब कोशिश कि सही ईमानदारी से आप लोगों को कुछ मैं बता सकूं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ ले अभी, तो 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी किसी का नहीं है। मैं 1 मिनट इसको करता हूँ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद करता हूँ डाउट आपकी सारी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब हमारा आया। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल एंजॉय द कैबिनेट स्टेटस। ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी, मतलब बहुत फैक्चुअल लगा था, बहुत मुझे एकदम एग्जैक्टली इसका आंसर भी अगर कहो तो बहुत मुझे ये नहीं। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है फॉर श्योर। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये भी कैबिनेट का स्टेटस एंजॉय करता था। स्पीकर का मैंने ये देखा कि मुझे कहीं ऐसा लिखा नहीं, लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने प्रेसिडेंस देखा तो ये स्पीकर 6 नंबर पे होता है और कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो 7th नंबर पर होता है। तो ये चीज, मतलब मैं इस पे कहूंगा कि आप लोग इस चीज को ठीक से देखें। मेरे हिसाब से तो मुझे लगा ये आपका इसका 1 और 3 आंसर। बाकी आप लोग भी इसमें एक बार, अगर किसी को कुछ पता हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर ज्यादा बेहतर आपको पता हो तो प्लीज। ठीक है, अब इससे जो, देखिए अब कितना आसान, हु कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इसमें द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब यहाँ मिनिस्टर हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए बाकी सबका दूसरे हाउस में क्या काम, लेकिन जो मिनिस्टर है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे निर्मला सीतारमन जी है, या जो मेरे ख्याल से अरुण जेटली जी भी, वो भी राज्यसभा से मेंबर थे लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसी तरह से मनमोहन जी, वो राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, तो लोकसभा में बोलते थे। तो इसी, लेकिन वो वहां वोट नहीं कर सकते, मतलब दे आर मिनिस्टर बट दे कैन नॉट वोट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मिनिस्टर है तो लोकसभा में जाकर बोल सकते हैं, तो लोकसभा में जाकर वो आपका वोट करेंगे, वोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। राहुल वैष्णव बोले हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में बताइए प्लीज। अब देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी का मैंने पढ़ा, मैंने वही कहा ना पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में कि मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन जो मेरे मतलब है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर, मोस्ट प्रोबेबली मतलब आपका स्पीकर नहीं है और कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं है। बाकी और मैं इसको एक बार चेक करूंगा, मैंने चेक किया ही था, चेक करके ही यहाँ पर खड़ा हूं। लेकिन सर, सब कुछ तो ठीक है, बट यही अगर हिंदू में मेंशन होता, हिंदी में मेंशन, हिंदू, अच्छा हिंदी में मेंशन होता तो अच्छा होता। देखिए मेरी लिमिटेड कैपेसिटी है,
कहाँ कहाँ से चीजें अरेंज कर रहा हूँ। खुद आप बच्चों से मैंने कहा, रिक्वेस्ट की, कुछ मुझे मतलब ये बना कर दे दीजिए, तो कुछ बच्चों ने आगे आके मेरा मतलब हेल्प की, मुझे बना कर दिया। तो अभी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये और मैं इसको बेहतर करूंगा, ठीक है। अब तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी फॉर होल ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। देखिए अब इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि हमें इसका आंसर अच्छा है, इसका आंसर तो बी है, ठीक है, बी आंसर, अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो ना इमरजेंसी ही समझनी है। इमरजेंसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है जो सेंटर को स्ट्रेंथ देता है कुछ अनफोर्सीन कंडीशन से लड़ने की। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहां वाकई में मतलब जैसे ये बहुत ज्यादा मतलब कि स्टेट की परमिशन हो, स्टेट को साथ में लेकर चलना है, उसके बिना काम नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको स्ट्रॉन्ग यूनियन की जरूरत होती है, तो उस सिचुएशन के लिए होती है इमरजेंसी। और इमरजेंसी आपका जैसे अब हमारा फेडरल सिस्टम है, तो उसी तरह से आपका नेशनल इमरजेंसी भी हो गई, आपका स्टेट इमरजेंसी भी है, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है। स्टेट इमरजेंसी जो है उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब क्या है, जैसे नेशनल इमरजेंसी के बारे में एक दो फैक्ट बोलूंगा मैं। बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के लिए ही एक टर्म होता है, जैसे ये कई सारी जगह बहुत फैक्चुअल पूछा गया है, टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो। तो ये आया इसी के पर्सपेक्टिव में, नेशनल इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव में। उसमें कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी जो प्रोक्लेम की जाएगी आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या है कि देखिए जब आपने ये वाला सुना होगा 1975 में इमरजेंसी हुई। देखिए हर बुरी चीज के साथ अच्छी चीज भी होती है। इसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमी थी उसको उजागर किया कि इस तरह से इस लूप होल को यूज नहीं किया जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ये आर्म रिबेलियन नहीं था पहले, पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस। तो उस इंटरनल डिस्टरबेंस को, आईडी को रिमूव किया गया और रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियन से। ये किससे किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और उससे पहले क्या था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि इमरजेंसी लगानी है तो लगानी है। अब क्या है 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, President can proclaim national emergency only on the written recommendation of the कैबिनेट। तो कैबिनेट वर्ड अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कहीं मेंशन है, तो यस इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का हो गया। स्टेट इमरजेंसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और ये होता है बेसिकली एक जना एक सेंटर और स्टेट को, सेंटर और स्टेट को एक तालमेल के साथ चलना है। सेंटर को डायरेक्टिव देगा, स्टेट उस पर काम करेगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7? इसका आंसर क्वेश्चन 7 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का डी आंसर होगा। मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ राज्यसभा दे कैन, मतलब वो दोनों हाउस में जा सकते हैं, वहां पर आप बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते राज्यसभा लोकसभा में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो अब सेंटर ने कुछ डायरेक्शन दी स्टेट को, लेकिन स्टेट ने फॉलो नहीं किया, या ऐसी सिचुएशन के स्टेट गवर्नमेंट मेजोरिटी से माइनॉरिटी में हो गई, कोई कोई गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल होता है, या उसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट। तो ये इसकी कंडीशन होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन उसको फॉलो नहीं करे स्टेट, तो इन दैट केस आल्सो a president rule can be enforced in the state according to article 365। तो ये दो आर्टिकल हैं 365 एंड 356, इन दो से स्टेट इमरजेंसी होती है आपकी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, जो कि आर्टिकल 360 में है। अब जैसे एक चीज है यहाँ पर जो मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगा, वो ये कि तालिब कुरैशी पूछ रहे हैं, सर आर यू डिस्कसिंग पीवाईक्यू? जी ये पीवाईक्यू जामिया आरसीए के हैं, पीवाईक्यू है ना, जामिया आरसीए में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं 2014 से लेकर अब तक के,
अब उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी है, उसको अप्रूव किस मेजोरिटी से किया जाता है? तो बहुत जल्दी से कोई रिप्लाई कीजिए, देखिए इंटरनेट पर नहीं देखेगा, बहुत जल्दी से रिप्लाई कीजिए। नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है, वो कौन सी मेजोरिटी है और कितने टाइम में? किसी का कोई जवाब नहीं अभी तक? बताइए। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एक टर्म लिखा था, इमरजेंसी अपने साथ कुछ अच्छी चीज भी लेकर आई, जो लूप होल से वो पता लगे। राहुल ने बोला है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और 1 महीने के अंदर इसको किया जाता है। 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस को उसको अप्रूव करना है। पहले ये कंडीशन सिर्फ सिंपल मेजोरिटी थी और 2 महीने थी, अब उसको 1 महीने कर दिया और स्पेशल मेजोरिटी किया। बाकी जो दोनों है आपका, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, वो उसको आपको 2 महीने में अप्रूव करना है और सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करना है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इसमें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जैसे अब डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा, तो मुझे बताइए नेशनल इमरजेंसी कितनी बार प्रोक्लेम की गई है? नेशनल इमरजेंसी कितनी बार प्रोक्लेम की गई है? जल्दी से कोई बच्चा, कोई बच्चा आंसर दे। इतना टाइम नहीं लगाइए फिर। किसी का आंसर नहीं। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई है, 1962, 1971 एंड 1975। 1962 एंड 71 was ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। और जो 75 वाली थी जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है, वो थी वो बेस्ड ऑन इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। तो उसको इंटरनल डिस्टरबेंस को बेस मानते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उससे पहले जो दो थी 62 या 71, वो थी वॉर, वॉर विद चाइना, वॉर विद पाकिस्तान, इस वजह से, ठीक है। देखिए आप साहेब अली बोले हैं 2 टाइम, नहीं इट इज 3 टाइम। अलीजा और राहुल ने बोला है आपका 3 टाइम्स, तो वेरी गुड। अलीजा और राहुल दोनों अच्छे बच्चे मुझे लग रहे हैं, बड़े अच्छे से जवाब देते हैं सारे चीजों का। अब एक है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंटेंड्स टू। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टाइप के हिसाब से है, और जब इसे पूछा गया था तो ये थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल इंटेंड्स टू। तो इसमें चलिए मैं तो आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, एक 1 मिनट का, कोई बताना चाहे क्या होगा इसका आंसर? बहुत ज्यादा मैं इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बस थोड़ा बताना है। ये बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन था उस टाइम में। तो बेसिकली इसमें आपका रिड्रेस पब्लिक पब्लिक इंजरी को रिट्रेस करना है, बिल्कुल सही। इनपोर्ट पब्लिक इंजरी, बिल्कुल सही। प्रोटेक्ट डिफ्यूज राइट्स, बिल्कुल सही। रेप्रीमेंट लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, ये इसका आंसर नहीं है। तो ये जो पहले 3 है इसके लिए है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका जो डिटेल्ड बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा अब आप देखेंगे आगे, तो उस टाइम में आपको इसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी इतना ही कि रेप्रीमेंट नहीं है। अगर देखिए भाई वही है ना, पीआईएल क्यों है, तो गरीब, पिछड़े, शोषित या बहुत बड़ा कोई ग्रुप तो अपने हक के लिए नहीं बोल सकता, उनके लिए कोई एक इंसान आके उनके लिए बोलेगा, उनके उनके बिहाफ पे पीआईएल फाइल करेगा। या ऐसा कि भाई कोई इंजरी, पब्लिक इंजरी है, या फिर राइट्स हैं जो जैसे एलजीबीटीक्यू के राइट्स थे, या फिर आप और भी किसी ग्रुप के राइट्स ले सकते हैं, उनके राइट्स को फुलफिल कराने के लिए पीआईएल आपका कोर्ट में फाइल की जाती है, ठीक है। अब इसमें पी 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, which of the following state which are not correct regarding the planning commission? अब प्लानिंग कमीशन चली गई, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए मैं बस यहाँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको
ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को डरे नहीं पहले ही देखकर कि भाई 5 स्टेटमेंट है मैं कैसे करूंगा। आप एक बार पढ़िए, ठीक है। इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है। इट सजेस्ट ऑन व्हाट मशीनरी हैज टू बी एम्प्लॉयड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इट्स स्टेटस इज दैट ऑफ द एडवाइजरी बॉडी। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मुझे अगर कुछ भी नहीं पता है तो मुझे एक चीज पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ये स्टैट्यूटरी है। ये थी एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से, जैसे नीति आयोग है उस तरह से थी। अब इसमें बेसिकली पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आप उस हिसाब से इसका आंसर बताइए। चलिए मुझे जरा जल्दी से। अब ये जो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये, तो पहला तो ये देख लीजिए जो 5 होगा वो तो जरूर आंसर होगा आपका। अब 5 क्या है, इसमें एक ही है। अब देखिए कितना आपको टफ लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। यही आपके बस माइंड का होता है कि अपने दिमाग को, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, उसे बनाकर रखिए, पैनिक नहीं कीजिए, और अपने बस बैठ के पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सही से और तब उसे अटेम्प्ट कीजिए। अब आपने सिर्फ इसको हटाया और सीधा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर इसका सी हो जाता है। तो हमने 2014 के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। 2015 का पेपर अवेलेबल नहीं था, कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो हम सीधे जाएंगे 2016 के क्वेश्चन पर, ठीक है। अब जैसे हाँ, इसका अच्छा है, बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए स्पीड ठीक है, तेज है, आवाज का इशू, कुछ वीडियो ऑडियो कुछ चीज हो तो आप लोग बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट ऑल्सो। दिख रहा है ये स्क्रीन ठीक है? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट विच परमिट्स द एंट्री ऑफ वुमेन इन टेंपल। ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। ये लोग मुझे जो ना, चाहे अब आपको 1 मिनट लगे या 2 मिनट लगे, मुझे इसका आंसर दीजिए इतने में। बस देखिए, ये है ना, ये इसका आंसर दीजिए जरा, थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज। राहुल वैष्णव सब सही है सर। ये आप मेरी आवाज को कह रहे हैं, मेरे इसको, या ऑप्शन को सब सही है कह रहे हैं आप? वेरी गुड, देखिए डी आंसर होगा इसका। आर्टिकल 14 जो है वो है आपका राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आपका जो है सब बराबर है। जब वुमेन है उसके वहां जाएगी तो भैया वो भी बराबर के हकदार है, वो भी वहां जा सकती है। आर्टिकल 15 कहता है किसी को भी किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 19 है उसकी फ्रीडम है कहीं भी जाने की। और आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यानी कि ये जो चारों आर्टिकल हैं ये उसकी एंट्री से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और खास करके जो है ना आपको अप टू आर्टिकल 50 तो पता ही होना चाहिए कि किस आर्टिकल का क्या, मतलब उसका क्या कंटेंट है। देखिए आपका पहले तो आपके इंडिया यूनियन एंड इट्स स्टेट्स पार्ट 1, पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 आपका डीपीएसपी, एंड पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां तक तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या है और वो किससे रिलेटेड है। तो ये इसके चारों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एज नल एंड वॉइड। अब देखिए ये उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से था, लेकिन अभी हमें ये जानना है बेसिकली नल एंड वॉइड उसे क्यों डिक्लेयर किया था। अब एक चीज है जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और उसी इट वायलेटेड वन ऑफ द बेसिक इट वायलेटेड इट वायलेटेड वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे पहला है इट वायलेटेड वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। इट वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं।
It violated the principle of supremacy of parliament? No. It violated one of the basic structure of the constitution. अब ऐसा है कि अब आप बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछ सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, बार बार न्यूज में आ रहा था कि किस लिए उसको किया गया, तो इसलिए किया गया था। और इस केस को हम इसलिए भी याद रखते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे जब मेंस के लिए, तो जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, जजेस केस नंबर 1, केस 2, केस 3 एंड जजेस केस 4। तो ये 4 में आता है। जनरली आप 3 के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसे भी कोट करते हैं हम जब हम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के एवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो ये आपका नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर चुकी है इसको जुडिशरी, और किस बेस पे किया था? बेसिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर को ये नल एंड मतलब इसको वायलेट कर रहा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। Which of the following is not an inferred right under Article 19 1A? अब देखिए, पहले तो हमें एक चीज ये है कि जैसे जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1) के अंदर जो है ना कुछ राइट्स हैं। पहले तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब उसके अंदर भी जो है ना 6 राइट्स हैं जो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। SAM Sam reside in पोलैंड। अब सैम रिसाइड इन पोलैंड, एस से फ्रीडम ऑफ स्पीच, ए से दो ए है। अब यहां बहुत ट्रिकी होता है, एक है असेंबली और एक है एसोसिएशन। अब ए एस एस तक तो सेम है, उसके बाद में एक में आ रहा है ई, एक में आ रहा है ओ। तो जो ई वाला है वो पहले है, असेंबली पहले है, एसोसिएशन बाद में है। एन से है मूव, आर से है रिसाइड, किसी भी पार्ट में रहने की परमिशन, और पोलैंड में पी से है प्रोफेशन, यानी कि उसे कामकाज की आजादी। ठीक है, तो ये इसका इसका क्या हो जाएगा? राइट टू क्रिटिसाइज एंड आंसर टू वंस क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही। राइट ऑफ अ कन्विक्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, बिल्कुल सही। राइट टू साइलेंस, बिल्कुल। राइट ऑफ टू डिसोबे एनी रॉन्ग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए हिमानी, आपका लॉ ऑप्शनल है, आप जरा बोलिए इसके बारे में क्या होगा इसका आंसर? हाँ, डी। वेरी गुड, बच्चे बहुत एकदम तेज हो गए हैं, बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अब हाँ, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इन्फर्ड अंडर आर्टिकल 21? देखिए 21 में सबसे ज्यादा जो इन्फर्ड राइट्स हुए हैं ना वो आर्टिकल 21 में ही हुए हैं। अब इसमें जैसे राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर एंड राइट टू ज्वाइन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। इसे बताइए, मैं मानूंगा कि बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं अगर इसका सही आंसर देते हैं तो। बताइए, देखिए ऑप्शन नहीं देखे, ऐसी बताइए इसमें से कौन सा, चलिए मैं बोल रहा हूँ कौन सा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा इसमें? हाँ, डी। क्योंकि राइट टू ज्वाइन ए फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ये तो आपका 19 का है, जो अभी मैंने बताया। सैम रिसाइड इन पोलैंड, पी से प्रोफेशन। तो ये तो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना तो उसका प्रोफेशन की तरह है, चाहे वो पैसे ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन है तो प्रोफेशन ना। तो वो है आर्टिकल 19। बाकी जो 3 है वो है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो ये हो गया आपका। द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा लीड्स टू। अब मैंने देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। आपसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा से तो मतलब नहीं है। इसी तरह से आपको आगे आप पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में। अगर मनी बिल भी डिफीट हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, तो उसकी भी कहां पर इंपॉर्टेंस है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो अगर डिफीट ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा लीड्स टू इट डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस बाय प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू रिलिंक्विश ऑफिस, नन ऑफ द अबव। बेसिकली कुछ भी नहीं होता है अगर गवर्नमेंट डिफीट। अब से पहले जो जैसे 2014 में जब गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ आई थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो बहुत सारी जगह उनको अपने बिल्स पे मतलब रुकना पड़ा। इवन मैं कहूँ फेलियर का हो, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट डिफीट हुई राज्यसभा में, लेकिन उसका कोई असर गवर्नमेंट पे नहीं पड़ता है। एक मॉरल असर एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट के फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं है अगर वो
कि भाई उसको डिसमिसल करना होगा, रेजिग्नेशन करना होगा या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखिए अब कुछ चीजें, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, और खास करके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बहुत सारी जगह पूछा जाता है। इवन डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है कि ये इससे कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल सही। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्टिंग लोकल बॉडीज इलेक्शन, बिल्कुल सही। अ मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड इन द मैनर जज सेम एज द जज ऑफ हाई कोर्ट इज रिमूव्ड, बिल्कुल सही। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल रोल फॉर द विधानसभा। भाई जो विधानसभा है यानी कि एमएलए और एमपी का जो इलेक्शन है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके जो भी एमपी का इलेक्शन होगा, एमएलए का इलेक्शन होगा, या कि एमएलसी का होगा यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी मीडियम, विधान परिषद और विधानसभा, उनका भी जो इलेक्शन होगा तो उनका भी जो इलेक्शन होगा तो वो कौन कराएगा, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो लोकल बॉडीज है उसका इलेक्शन कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब उसमें वहां बताया था आपका, देखिए सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कैग, ठीक है, और आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको सेम तरह से रिमूव किया जाता है। और ये इसका बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही, चौथा गलत है। वो किसका काम है, वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड, अब एक था 8वां जो क्वेश्चन था वो 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से था, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जो अभी रिलेवेंस है अमेंडमेंट से, वो है अब से पिछले एटलीस्ट 5 से 6 अमेंडमेंट। देखिए 106 है आपका वुमेन रिजर्वेशन वाला, 105 है जिसमें स्टेट्स की पावर को रिस्टोर किया गया है टू रिकॉग्नाइज दी आपका जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके बारे में। 4 है जिसमें आपका रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है और आपका एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया है। 3 आपका ईडब्ल्यूएस, 2 आपका एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, और 1 आपका जीएसटी। तो इस तरह से ना पिछले 5-6 जरूर देखिएगा कि कौन से क्या क्या है, क्या क्या काम हुआ है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, इवन यूपीएससी ने पूछा है, यूपीपीसीएस ने तो जाने कितनी बार पूछा है। तो इस चीजों पर थोड़ा सा। अब है सेकंड, एआरसी has recommended which of the following ideas to be incorporated in the framework law of the local government: democratic decentralization, delineation of function, citizen centricity, principle of subsidiarity। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल है ये टर्म, बहुत मुश्किल है, तो नहीं समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा हिंदी में कोशिश करूंगा समझाने की। तो ये सारे के सारे उसके ऑप्शन है और ये इसका डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए मतलब यहाँ जहां मैं हूँ यहाँ इनको थोड़ा सा टाइम का इशू है, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मैं तो प्रिपेयर तो बहुत कुछ करके लेकर आया था, लेकिन आई एम सॉरी। ठीक है, अब इसको मैं कोशिश करूंगा कल सुबह में करने के लिए, तो तब तक के लिए मतलब मुझे इजाजत दीजिए।